आज जो हमारा एल्गोरिदम है बेसिकली वो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का ही है, जिसका नाम है हिरारिकल क्लस्टरिंग। कल हमने जो क्लस्टरिंग पढ़ी थी वो थी KMC, यानी K मीन्स क्लस्टरिंग। अच्छा, क्लस्टरिंग में और भी आपके पास एल्गोरिदम है, लेकिन हम बस यहीं पे अपना एंड करेंगे मशीन लर्निंग को, और डीप लर्निंग में हम दोबारा से जो है वो अगले हफ्ते से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लेंगे, ताकि AI का एक ओवरऑल जो है वो सिनेरियो आपका बेहतर हो जाए। इसके अलावा ये जो आप आज हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, आज की जो हमारे एल्गोरिदम है ये बेसिकली इतना यूज़ नहीं होता मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस में, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है हमारी, और क्लस्टर समटाइम्स जो है वो कुछ प्रॉपर नहीं बन रहे होते हैं। लेकिन एक एल्गोरिदम है उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात करें तो उसमें आपका जैसे डिसीजन ट्री है उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं आती जितनी रैंडम फॉरेस्ट की आती है। तो इसी तरह से इसमें भी सेम सिचुएशन है कि आपकी जो हिरारिकल जो है वो उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्लस्टरिंग जो बना रहा होता है ये उतने अच्छे नहीं बनाता। तो कॉन्सेप्ट वही है, डाटा हमारे पास जो है वो अनलेबल्ड है, उसको लेबल्ड करना है, वही कॉन्सेप्ट है। क्लस्टर्स बनाने यानी डाटा को लेबल्ड फॉर्म में लेके आना है अनलेबल्ड फॉर्म से। ठीक हो गया, ये कहानी समझ आ गई है। थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं कि HC होता क्या है। HC एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, अनसुपरवाइज, which is used to group unlabeled data set into clusters। सेम जो बात की हमने, ठीक है। It developed the hierarchy of clusters। ये hierarchy फिनोमेना यूज कर रहा होता है। hierarchy क्या होती है बेसिकली, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर 2 बंदे काम कर रहे हैं, 4 डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट में फिर आगे फर्दर एक डिपार्टमेंट आ रहा है, ये लोग आ रहे हैं, अकाउंट्स के लोग आ रहे हैं, आपके HR के लोग आ रहे हैं। अगर हम CS की मिसाल लें, CS पे सबसे पहले क्या होगा, आपका डीन आएगा, डीन के बाद HOD के बाद लेक्चरर के बाद फिर जो ऑफिस स्टाफ होता है। तो ये बेसिकली एक क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक हिरार्की बन जाती है। तो ये वही अप्रोच इस्तेमाल करता है, हिरार्की अप्रोच यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस, यानी पहले पॉइंट्स जो है वो उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेगा और जो नियर बाय पॉइंट्स हैं उनको सेम हिरार्की में रखेगा और क्लस्टर बना देगा। तो ये छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है। और जो हिरार्की बनती है ना, उस हिरार्की को उसने एक नाम दे दिया है कि डेंड्रोग्राम कहते हैं उस चीज़ को। देखिए मिसाल के तौर पे मेरे पास लेट से एक डाटा सेट है, उस डाटा सेट को मैंने क्या किया, स्कैटर प्लॉट किया। लेट से स्कैटर प्लॉट एक A आया, B, C, D और E, 5 पॉइंट्स थे, ये आपके XY प्लेन में आ गए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबका जो है वो डिस्टेंस निकालेगा और सबसे पहले देखो A और B करीब है तो इनका एक क्लस्टर बना देगा। उसको फिर इस तरह से जो है वो एक अप्रोच इस तरह की हो जाएगी। फिर जो है वो C और D आपस में क्लोज है तो इनका एक क्लस्टर बना देगा यहाँ पे C और D। फिर इसको लगेगा कि E जो है इसके साथ ज्यादा करीब है तो इसके साथ एक क्लस्टर बना देगा, ठीक है। ये क्या बनती जा रही है, एक हिरार्की बनती जा रही है। और फाइनली एक ओवरऑल जिसमें सारे ही पॉइंट्स आ जाएंगे, उन सबको आपस में ज्वाइन कर देगा। तो इस तरह का एक ट्री सा बन जाएगा आपके सामने। और ये जो ट्री है ये बेसिकली इसकी टाइप 1 में आती है, जिसको कहते हैं एग्लोमेरेटिव, ठीक है। 2 ही टाइप्स होती हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग की, एग्लोमेरेटिव और डीवीसी। एग्लोमेरेटिव में क्या होता है कि आपकी जो अप्रोच है वो बॉटम टू टॉप होती है, यानी वो क्या करेगा, पॉइंट से स्टार्ट करेगा और उनके जो है नियर बाय पॉइंट्स को जो है वो आपस में मिलाता हुआ ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है, यानी मेन बंदे तक चला जाएगा। लेट से ये आपका ऑफिस स्टाफ है, ये लेक्चरर्स आ गए और ये जो है आपस में ये फाइनली कहाँ तक पहुंच गया, आपके डीन तक पहुंच गया। तो ये बॉटम टू टॉप अप्रोच जो होती है उसको कहते हैं एग्लोमेरेटिव, ठीक है। और ये जो है डीवीसी वही इसका उल्टा है, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है, यानी सबसे पहले डीन आएगा, फिर उसके बाद अगर इसी चीज को मैं उल्टा करके बना दूं तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। दोनों ट्री ही एक तरह से बनते हैं और इस ट्री का एक नाम है, वो बस नाम ज़हन में रखना है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मली इसमें जो है थ्योरेटिकल जो है वो सवाल नहीं आता, ना आपका कोडिंग का आता है। MCQ सवाल ज़्यादातर इसमें से आ जाते हैं कि अगर हम बॉटम टू टॉप अप्रोच की बात करें तो वो कहलाएगी एग्लोमेरेटिव, और टॉप टू बॉटम अप्रोच की बात करें वो कहलाएगी डिविसिव, और जो ट्री स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम डेंड्रोग्राम। मैंने यहाँ नाम लिखा होगा डेंड्रोग्राम। बस ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे थ्योरी में आपने सोचनी है। और इसके अलावा एक छोटी सी एग्जांपल मैंने ली है यहाँ पे रियल लाइफ सिनेरियो से कि लेट से हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं, S1, S2, S3, S4, 4 स्टूडेंट हैं। उनके मिड टर्म में मैथ और इंग्लिश के मार्क्स आए 25 में से या 50 में से, जो भी आप सेट कर लो। तो इतने उन्होंने मार्क्स ले लिए हैं। अब इन मार्क्स को अगर हम स्कैटर प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का स्कैटर प्लॉट हमारे सामने आता है। तो होगा क्या, सिस्टम क्या करेगा, ये बेसिकली जो है वो एक हिरार्की जो है, एक डेंड्रोग्राम कैसे बनाएगा, वो क्या करेगा, इन सब का आपस में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फाइंड करेगा
और हमें क्या इस तरह का एक जो है वो अपने तौर पे एक डिस्टेंस मैट्रिक्स बना लेगा, यानी हर पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूले के जरिए, तो इस तरह का हमारे पास डिस्टेंस मैट्रिक्स सामने आ जाएगा। तो वो क्या चेक करेगा कि जो अनसिमिलर पॉइंट्स है ना, उनके दरमियान कहीं सिमिलैरिटी मिलती है। लेट्स से S1 यहाँ पे S2 और S2 के दरमियान, सॉरी, यहाँ पे सिमिलैरिटी मिल रही है हमें, तो वो क्या करेगा, ये बेसिकली आपका जो है ना इधर है S1 5.8 और ये, हाँ सही बनाया था, S1 और S2 के दरमियान आपको सिमिलैरिटी मिल रही है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से लेके इस तरह का एक डेंडोग्राम बना देगा जैसे कि यहाँ बनाया था। इसके बाद उसको S3 और S4 में एक सिमिलैरिटी मिल रही है, वो क्या करेगा, इन दोनों के दरमियान एक इस तरह का क्लस्टर बना देगा। और फाइनली आपका क्या करेगा कि ये वाला जो है बेसिकली इन दोनों के दरमियान, इन दोनों को फाइनली क्या कर देगा, जो एंड जो क्लस्टर होगा उसको जोड़ देगा आपस में। यानी जो है सिंपल सी बात है कि जो अनसिमिलर पॉइंट्स हैं उनके दरमियान कहीं उसको सिमिलैरिटी मिलती है, तो वहाँ पे वो क्या कर देगा, एक क्लस्टर बनाने की कोशिश करेगा। तो इस रूल को बेसिकली जो है वो हिरारिकल क्लस्टरिंग जो है वो यूज़ कर रही होती है, और जो ये ट्री बन रहा होता है एक तरह का, इसको डेंड्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी बेसिकली मुझे नेट पे तो कोई खास एग्जांपल मिली नहीं, तो मैंने उसी आयरिस डाटा सेट को यूज़ किया, क्योंकि असल में रियल लाइफ सिचुएशन में इतना यूज़ नहीं हो रहा होता। MCQs में एक दो सवाल आ जाते हैं इसके, तो उस हिसाब से आपको मैंने बताया था कि क्या क्या सवाल आ सकते हैं। बाकी अगर हमने इसको कोडिंग पे लेके भी आना है ना, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि डाटा सेट वही आयरिस का है और हमें उसके क्लस्टर्स नहीं पता। वैसे तो उसकी 3 स्पीशीज़ है ना, कि वर्सी कलर है, वर्जिनिका और सेतोसा है, लेकिन लेट से मान लो आपको ये तीनों उसकी स्पीशीज नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि उसका क्या है फाइनल लेबल क्या है, तो आप क्या करोगे, सिंपल आयरिस डाटा सेट को इस्तेमाल करोगे। पहले आपने क्या करना है, सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब, फिर उसके बाद आयरिस का जो डाटा सेट है वो sklearn से इंपोर्ट हो जाएगा, और क्लस्टर्स में हम क्या कर रहे हैं, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। और फाइनली जो इसका डेंडोग्राम है उसको बनाने के लिए हमें SciPy लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि SciPy लाइब्रेरी में क्लस्टर्स में एक हिरार्की आपके पास एक एट्रीब्यूट है जिसमें डेंड्रोग्राम आप बना सकते हो, ठीक है, लिंकेज के जरिए। तो क्या करोगे, सबसे पहले आयरिस डाटा सेट को लोड किया, लोड करने के बाद आप अगर DF2 करके देखोगे तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपकी चारों फीचर्स होते हैं और फीचर नेम्स जो हैं वो एंड पे होते हैं, हम बाद में ऐड करके उसको पूरा डाटा फ्रेम बना रहे होते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें नहीं पता, वैसे तो पता है कि हमें इसके 3 होते हैं, हमने कोड की प्रैक्टिस के लिए अज्यूम कर लिया कि हमें सिर्फ फीचर्स पता है। फीचर्स कौन कौन से हैं इसके, वही सेपरेट लेंथ, सेपरेट विड्थ, पिटल लेंथ, पिटल, ये चारों हम चेक कर सकते हैं। इस तरह की अरे मिल जाती है। हम अब क्या करेंगे, हमें इसके क्लस्टर्स बनाने हैं। क्लस्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आप या तो 2 फीचर चूज करेंगे, या सैंपल लेंथ आप एज अ फीचर ले लो, सैंपल विड्थ, क्योंकि 4 के साथ तो वो नहीं बनाएगा ना, 4D में तो वो चलता ही नहीं। बेसिकली हमने क्या करना है, या तो सैंपल लेंथ लेनी है, या सैंपल विड्थ लेनी है, या पिटल विड्थ लेनी है, या पिटल जो है लेंथ लेनी है। मैंने क्या किया, मैंने बीच वाले दोनों चूज कर लिए कि ताकि क्लस्टर्स बनाने में उसको आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पूरी अरे को स्लाइस किया है। स्लाइस कैसे किया है कि ये वाला छोड़ दे और बीच में 1 से 3, यानी ये अगर 0, 1, 2 इसके वो इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको क्या कर दिया मैंने, स्लाइस करके ये दोनों बीच वाले फीचर जो है, जो कि सैंपल विड्थ, पीटर की जो लेंथ है, वो मैंने यहाँ पे डाटा फ्रेम में चूज कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद अब क्या किया है, सिंपल आपने वही जो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग यहाँ पे आपने उसको इंपोर्ट किया था, उसका बनाया ऑब्जेक्ट। क्लस्टर की वही अज्यूम की हमने 3, वैसे तो होते भी 3 है, लेकिन यहाँ अज्यूम करना होता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये रियल लाइफ सिनेरियो में यूज नहीं होता, क्योंकि इस केस में तो हमें पता है 3 होते हैं। अगर कोई ऐसा केस हो हमें पता ही ना हो, जैसे कल वाला केस, तो उसमें यहाँ पे अज्यूम जो कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे कुछ गलती हो जाती है जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी बेहतर नहीं आती है। इस केस में तो हमें मालूम था ऑलरेडी कि हम यहाँ पे इसको प्लॉट भी कर सकते हैं पहले, के नॉर्मली ये होता है ना कि जैसे हमने कल प्लॉट किया था, तो हम पहले प्लॉट भी कर सकते हैं डाटा, वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हमें ये क्लस्टर्स की वैल्यू कितनी देनी चाहिए, तो वहाँ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस केस में मैंने प्लॉट नहीं किया, आप प्लॉट कर सकते हो बिफोर फिटिंग, आप प्लॉट कर सकते हो कि आइडिया लगाने के लिए कि मुझे के की वैल्यू जो एन क्लस्टर में जो कल दी थी हमने, वो क्या देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको एज ए आर्गूमेंट दे दिया और फिट प्रिडिक्ट करते हैं। कल भी मैंने बताया था इसमें फिट और प्रिडिक्ट होता है, क्योंकि बेसिकली आप क्लस्टर्स बना रहे हो, आप एक जो है सुपरवाइज मशीन लर्निंग नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। तो फिट प्रिडिक्ट किया डीएफ को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसको रख दिया हमने एक लेबल में, क्योंकि लेबल ही बना रहे हैं ना, तो लेबल एक बना लिया हमने यहाँ पे कीवर्ड, और उस लेबल को चेक करोगे तो आपके पास वो एक अरे रिटर्न करेगा जिसमें इस क्लस्टर्स के हिसाब से ना 1 1 1 यानी 0 0 0
2 2 2 एक क्लस्टर्स के हिसाब से यूजिंग दिस अप्रोच आपको क्या करेगा, कुछ सेट ऑफ नंबर्स दे देगा, वंस, जीरोज और टूस की फॉर्म में, क्योंकि क्लस्टर की वैल्यू हमने 3 ली थी और उन्हीं के हिसाब से वो 3 वैल्यूज दे देगा। अब इसको क्या करना है, असल काम हमारा यहाँ खत्म हो गया, हमारे क्लस्टर्स बन गए। चेक करना है तो दोबारा एक दफ़ा प्लॉट करके देख लो, जैसे कल किया था सेम वही अप्रोच है। कलर थोड़ा डिफरेंट कर देना कि 1 0 के लिए हमने रेड रख दिया, 1 के लिए हमने ब्लू रख दिया और आखिरी के लिए हमने ग्रीन रख दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि तीनों का क्लस्टर्स उसने किस तरह से बनाए। तो आपके सामने इस तरह की एक जो है वो डायग्राम आ जाएगी। और फाइनली जब डेंडोग्राम बनाना है, ये भी एक ऑप्शनल स्टेप होता है, लेकिन इसको बनाने के लिए हमने साइफाई की कमांड यूज़ करनी है, क्योंकि ये बेसिकली जो डेंडोग्राम का फंक्शन है ये हमारे पास scikit-learn में मौजूद नहीं है इस टाइम। तो साइफाई में क्लस्टर्स और हिरार्की में जाके आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे डेंडोग्राम और लिंकेज का फंक्शन। इन दोनों की मदद से आप इसका इस तरह का जो ग्राफ होता है जिसको हम डेंड्रोग्राम कह रहे हैं वो बना सकते हो, कि उसने जो क्लस्टर्स बनाए हैं वो किस तरह से बनाए हैं। तो आप सिंपल क्या करोगे, वही आइरिस का डाटा सेट लोड किया है, वही इसको स्लाइस किया है। आपने क्या किया, लिंकेज में आपने डाटा फ्रेम दिया कि डाटा फ्रेम मेरा कौन सा था, ये वाला। और आगे मेथड वार्ड, वार्ड क्या होता है, एक सेक्शन को कहते हैं। अक्सर हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा ना कि ये वार्ड है, यानी बेसिकली ये एक हिस्सा है, ये एक क्लस्टर है बेसिकली जो अलग लोगों का है। तो ये मेथड वार्ड वाला यूज़ करेगा। और फाइनली उस लिंकेज को आपने डेंडोग्राम में दे देना है और शो करवाओगे, तो जो भी यहाँ पे उसने अप्रोच यूज़ की है फिटिंग के दौरान वो आपको दिखा देगा एज आ डेंडोग्राम जो हमने यहाँ बनाई थी। ठीक है, तो इतना फेमस नहीं है, यूज़ नहीं होता रियल लाइफ सिचुएशंस में, ज़्यादातर MCQs वगैरह आ जाते हैं या डेंडोग्राम का पूछ लेगा आपसे। और इस हवाले से 2-3 बातें कि एग्लोमेरेटिव क्या होता है, डिविसिव क्या होता है, वो टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, वो बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है, इसमें ट्री स्ट्रक्चर बनता है और इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर इसमें जो है ना यूज़ हो रही होती हैं। फेमस जो है जिसके ज़रिए मेन आपके पास हाई एक्यूरेसी आती है, वो जो कल पढ़ा था हमने KMC, उसमें ज़्यादा आ रही होती है। तो ये भी एक है, जस्ट आइडिया होना चाहिए हिरारिकल क्लस्टरिंग। तो इसके साथ आज हमने जो है अपनी मेन मशीन लर्निंग जो एडवांस के साथ वो मुकम्मल कर ली है। और कल से इंशाल्लाह, मतलब मंडे से, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोबारा डीप लर्निंग में कुछ एल्गोरिदम पढ़ लेंगे और कल कुछ टास्क वगैरह कर लेंगे, जो ताकि प्रैक्टिस हो जाए बाकी जो हमने पूरा हफ्ते में पढ़ा है। ठीक हो गया, समझ आया? थोड़ा सा डिफरेंट है, अजीब सा भी लग रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें ना कुछ एम्बिग्यूटीज़ हैं। जैसे कि एक तो ये हो गया क्लस्टर्स की वैल्यू, इस केस में तो हमें मालूम थी, ठीक है, कि हम जानते हैं कि 3 इसकी टाइप्स होती हैं, यानी स्पीशीज़ होती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा डाटा सेट आया तब क्या करेंगे, तब यही है कि उसका एक अप्रोच यही होता है कि आप ग्राफ पहले बना के देख लो। जैसे ही आपके पास डाटा सेट है उसको स्कैटर प्लॉट बना दो, वहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि ये n क्लस्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये है। और समटाइम्स ये है कि आपके पास एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही होती, यानी ये आपके क्लस्टर्स की वैल्यू ना, हो सकता है कि यहाँ पे ब्लू वाला पॉइंट को यहाँ आ जाए या रेड वाला यहाँ आ जाए, तो उसकी वजह से इसको रियल लाइफ सिचुएशंस में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ट्री स्ट्रक्चर में अक्सर जो है वो उससे क्या होती है, गलती हो जाती है। जैसा कि डिसीजन ट्री में भी जो है वो हमारी एक्यूरेसी 70 या 75 से ऊपर आती ही नहीं थी। कितना हमने उसमें कोशिश किया था, वो जो हम यूज़ कर रहे थे कैंसर वाला डाटा सेट और जो टाइटैनिक वाला डाटा सेट है, उसमें फाइनली हमें मिली थी रैंडम फॉरेस्ट में जाके। तो ये वजह थी। तो ये भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, लेकिन नाम उसने ज़रा डिफरेंट दे दिया, डेंड्रोग्राम कह दिया उसको। तो इस हवाले से इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लो और दैट्स इट।